आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। जीरो टॉलरेंस को लेकर हरियाणा सरकार लगातार दम भरती रही है, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना एक चुनौती बना हुआ है। वह सीएम मनोहर लाल आजकल एक बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सीधी गिरफ्तारी को हरी झंडी मिल गई है। हरियाणा में अब रिश्वत लेते पकड़े जाने पर आईएएस और आईपीएस को सीधे विजिलेंस गिरफ्तार कर सकेगी। इसके लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अभी तक भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अधिकारियों की गिरफ्तारी से पहले संबंधित विभागाध्यक्ष या मुख्य सचिव से अनुमति लेनी पड़ती थी। नए आदेश के तहत आईएएस हो या आईपीएस, एचसीएस हो या फिर एचपीएस, इन समेत कोई भी अधिकारी विजिलेंस के जाल में पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकेगा। लेकिन किसी भी अधिकारी व कर्मचारी पर घात लगाने के मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट और छाया गवाह की जरूरत पहले की तरह जारी रहेगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल के मुताबिक ट्रैप के मामले में किसी भी स्तर के अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। अन्य मामलों में पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ये उनकी तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मुहिम का दावा सरकार लगातार करती है, उस पर नकेल कसने में कामयाब होगी। और इसी को लेकर कुछ सवालात हैं, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मनोहर इंतजाम, अब आईएएस आईपीएस पर लगाम लग पाएगी, भ्रष्टाचारियों पर सीधे गिरफ्तार होंगे। क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? बड़ा सवाल है। सरकारी फरमान, इसके क्या नफा और क्या नुकसान? इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं क्या, या ये फायदेमंद है? इस पर आप लोग विचार साझा कर सकते हैं। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चलते रहेंगे, आप कॉल करके इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और क्या इस आदेश के आने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी या फिर यह किसी और बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है? इस पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरे साथ इस चर्चा में मेहमानों से बातचीत कर सकते हैं। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका, परिचय कराता हूं। शमशेर सिंह खरक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ हैं, और बाल मुकुंद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं पहले मुकुंद शर्मा आपसे पूछना चाहूंगा, भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए लगातार सरकार अपनी तरफ से दावा करती है कि प्रदेश में इसको कंट्रोल किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, इस पर नियंत्रण करेंगे, लगाम कसी जाएगी। अब इसी कड़ी में एक और आदेश मुख्य सचिव ने पारित किया कि अब अगर ट्रैप के मामले में सीधी गिरफ्तारी करने की जरूरत पड़ेगी तो आईएएस आईपीएस भी इसके दायरे में आ जाएंगे, किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। इस कदम को कांग्रेस किस एंगल से देखती है, कितना अहम ये कदम समझती है, और क्या इसके आपके लिहाज से नफा नुकसान हो सकते हैं? चले, बाल मुकुंद जी से संपर्क टूट गया है, उनके पास दोबारा चलेंगे, बातचीत करेंगे। एक छोटा सा कमेंट मैं शमशेर सिंह खरक आपसे लेना चाहूंगा। हेलो जी, बाल मुकुंद जी बोलिए सर। ये काबिले तारीफ कदम है सरकार का जी, लेकिन मैं इसमें एक चीज जो महसूस करता हूँ वो ये है कि सरकार ने पहले भी बहुत कदम उठाए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। ऐसा नहीं था, भ्रष्टाचार के बारे में जो इनकी नीति थी, पॉलिसी थी, उस पर ये आगे भी बढ़े होंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया है। जी, हम ये उम्मीद करते हैं अब ये जो कानून आया है ये बिल्कुल अच्छा कानून है। ये जितना भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुई है, गहरी हुई है आज के टाइम में, ये हमारे समाज में भ्रष्टाचार का जो फैलाव है वो कण कण में हो चुका है जी। तो इस पे और भी कुछ नियम कायदे कानून लेके आए सरकार तो वो भी स्वागत योग्य कदम होगा। ये कदम स्वागत योग्य है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा इस पर देखने वाली बात है, क्योंकि इम्प्लीमेंट भी उन्हीं लोगों को करना है जो खुद भ्रष्ट हैं।
ये जिसके खिलाफ सरकार सीधे कार्रवाई नहीं करी, IAS है, IPS है, HPS है, HCS है, ये कर दिया। एक और बहुत बड़ा तबका है जिसके खिलाफ सरकार को कुछ करना पड़ेगा, वो है इस प्रदेश में जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग जो विंग है, जो डेवलपमेंट वर्क कराते हैं, वो 30-35 महकमे हैं, उनमें कमीशन बटा हुआ है, एक्शन का, SC का, SDO का, JE का, जो भी है। लेकिन वो किसको शिकायत करें, वो नहीं देंगे तो उनके कागज ही निकलेंगे, बिल ही नहीं निकलेंगे और कोई कंडीशन लगा देंगे। वो अंग्रेजों के टाइम के कानून हैं, वो ऐसे कानूनों में बदलाव होना चाहिए, सबसे बड़ा वो जरूरी है, क्योंकि आगे आगे जब देश विकसित श्रेणी में जाएगा तो डेवलपमेंट से ही जाएगा, और डेवलपमेंट पे ही वो लोग ग्रैंड लग के बैठे हुए हैं। वो अगर कोई आदमी आवाज उठाए तो उसका जीवन बर्बाद कर देते, बिल्कुल उसके बच्चों को वो कर देते, क्योंकि कलम उनके हाथ में है जी। ठीक है, तो इसलिए इस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, जो डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, जितने डेवलपमेंट के कामों में जिनको लेकर सवाल कई बार उठते रहे हैं, वहां पर भी लगाम कसने की जरूरत है। और साथ साथ आपने ये भी कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको लागू किस तरीके से किया जाएगा, धरातल को कैसे सरकार उतारेगी, उस पर संदेह आपको नजर आता है। मैं लौट रहा हूं आपके पास मुकुंद जी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ेंगे, करीम खान मध्य प्रदेश से, उनसे जरा पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। करीम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से, सन 1952 के बाद से इनकी सरकारें रही, इन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई, इनके नेता ही भ्रष्टाचार का सर्जन करते हैं। और सवाल ये उठता है कि आज भ्रष्टाचार की जड़ इतनी मजबूत हो गई है कि इसका ये कोई तोड़ नहीं है इनके पास में। रही बात बीजेपी की, तो आप बताइए मुझे, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपसे संजय साहब जी, कि रेलवे में अगर इमरजेंसी आई मुझे और टिकट लेना है, तो मैं बगैर रिजर्वेशन के मैं खुद ही चले जाऊंगा। क्यों? कि मुझे टिकट मिलेगा नहीं, रिजर्वेशन एक दिन पहले करना पड़ता है, लेकिन इमरजेंसी में जाना है तो मैं भ्रष्ट होके खुद जाऊंगा। इसका ये रास्ता निकाले जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया करीम खान जी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए थी। रेलवे का जिक्र किया कि मुझे रिजर्वेशन कराने की एक दिन पहले जरूरत पड़ी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि होती नहीं है, और उसके बाद जो तरीके निकाले जाते हैं उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। एक और दर्शक मेरे साथ है, लज्जाराम अंबाला से। लज्जाराम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर नमस्कार। बाबूजी, मेरी 67 ईयर एज है जी, और मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने आज तक हरियाणा में भ्रष्टाचार कम होते नहीं देखा। मैं एक उदाहरण देता हूँ अपना, अम्बाला का DC साहब थे समीर पाल सरों, उसके ऊपर लोकायुक्त ने उसको दोषी करार दिया था, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। पंडित बालमुकुंद शर्मा बैठे हैं, आप जवाब दीजिए। समीर पाल सरों का उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, और यही उम्मीद है हमारे को बीजेपी से, वो भी नहीं करेंगे। और आने वाली सरकार, मतलब ऐसा कुछ बनता नहीं है कि जो ये कह रहे हैं वो सही है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शुक्रिया लज्जाराम जी, आपने एक उदाहरण देकर इस भ्रष्टाचार की जड़ की गहराई का जिक्र किया। इसको लेकर बालमुकुंद जी जवाब दे, लेकिन उससे पहले शमशेर सिंह खरक से थोड़ा सा मैं समझ लेता हूं। इस नियम को, इस आदेश को धरातल पर उतारने के लिए संदेह नजर आता है कांग्रेस पार्टी को, और ये भी उन्होंने सवाल खड़ा किया बालमुकुंद जी ने कि जो डेवलपमेंट के कामकाज होते हैं वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है, वहां पर भ्रष्टाचार की बू कांग्रेस को नजर आती है। उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, क्या सरकार कदम उठाएगी? और भ्रष्टाचार को लेकर दर्शकों ने सीधे तौर पर यह कहा कि इसकी जड़ें गहरी हैं, इनको खत्म करना आसान तो नहीं है। शमशेर जी, मैं बताना चाहता हूं जी कि बालमुकुंद जी ने सबसे पहले ये हमारी सरकार की तारीफ की कि अच्छे कानून बनाए हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं जी। और कानून बना के उनको धरातल पे उतारना, ये कोई सीखे तो माननीय मनोहर लाल जी से सीखे। इस प्रकार से भ्रष्टाचार एक जगह, भ्रष्टाचार हर तंत्र में भ्रष्टाचार था, चाहे वो बदलियों में भ्रष्टाचार था, चाहे नौकरियों में भ्रष्टाचार था, चाहे दूसरे कामों में जो विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार था। तो ये सारी चीजें हैं, समय समय पर उसको दुरुस्त करके अच्छे कानून ला के, जिस प्रकार से ऑनलाइन ट्रांसफर का जो मामला आया, पहले क्या होता था कि सेक्रेटेरिएट में चंडीगढ़ लोग ट्रांसफर के लिए वहां पे भीड़ लगी रहती थी, और इस ट्रांसफर के नाम से एक बहुत बड़ा तबका था जो एक व्यापार चलाता था रिश्वत का। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने
ऑनलाइन ट्रांसफर कर का एक ऐसा सिस्टम बना के कि कर्मचारी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, वो ठगा ना जाए, उसको ट्रांसफर के नाम से कोई उससे पैसे ना ले और वो किसी एक भ्रष्टाचार को जन्म ना दे। इसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई माननीय मनोहर जी ने। और उसके बाद जिस प्रकार से हर नौकरी के लिए, चाहे वो HPSC की है, चाहे वो सिलेक्शन कमीशन की है, तो उसमें एक बिल्कुल पारदर्शिता ला के और योग्यता के आधार पे टेस्ट लेके उनको नौकरी दी। जिस प्रकार से पहले हरियाणा में भाई भतीजावाद होता था और जो सिफारिश के इंटरव्यू के नाम से भी वो जो C और D में इंटरव्यू बिल्कुल खत्म कर दिया, इससे भ्रष्टाचार में काफी रोक लगी है। और रही बात जो बड़ी नौकरी है B और A और B की, उसमें भी इंटरव्यू के एक नाम मात्र अंक छोड़ दिए, जिसे कहीं भ्रष्टाचार कहीं पनपे ना। इसके लिए माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जो आज 7 साल पूरे हो गए हैं, तो लगातार, और इससे भी बड़ी बात मैं बताऊं आपको, आज पूरे हरियाणा में CA विंडो के नाम से अधिकारी कर्मचारी कांपते हैं। जिसकी भी शिकायत आम आदमी CA विंडो पे करता है तो उसकी सुनवाई होती है, संबंधित अधिकारी को बुलाया जाता है, संबंधित शिकायतकर्ता को बुलाया जाता है, उसमें उसको न्याय मिलता है। और काफी कर्मचारी इस CA विंडो के माध्यम से जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सस्पेंड भी हुए हैं और कुछ टर्मिनेट भी हुए हैं, और उस पर कार्रवाई अच्छे से दुरुस्त कार्रवाई की गई है, जिससे कर्मचारी और अधिकारी में ये इस बात का जो भ्रष्टाचार का पनपे ना, भय बना रहे और आम व्यक्ति सबका काम समय पे हो। ठीक है खरग साहब, आपने कई बातें कही हैं इस चर्चा के दौरान। बाल मुकुंद जी उनसे कितना सहमत है ये जरा उनसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ है प्रदीप नरवाल से। प्रदीप जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार प्रदीप। सर जी, मेरा केस DC जींद के लग रहा जी, जो अपने सरकार ने बीमा, फसल बीमा पॉलिसी लगा रखी है, उसमें किसान कोई फसल कर्मचारी कुछ डाल देते हैं, मन मर्जी का शब्द है जी। किसान की सहमति नहीं बनती, बैंक वाले के पास जाते हैं, वो बैंक वाले किसान कहते हैं कि आपने पहले लिखवाना पड़ेगा और उसके बाद कार्रवाई होगी, और वो किसान लिखवाने के बाद भी बदल देते हैं। और फिर बात ये है कि एक स्टेटमेंट यदि किसान कहीं से निकाल लेता है बैंक की जी, उस स्टेटमेंट में फसल कपास भी निकली हुई मिलती है, और उसका जो रिकॉर्ड भी बना होता है, कितने % उसे फसल का क्लेम दिया और कितने % उसे उसका फायदा मिला क्लेम का। और उस किसान को ऐसी अहमियत नहीं है कि वो इस बैंक के साथ अपना लड़ाई लड़ सके। और जी ये भी यदि आप इस पर कोई कार्रवाई करें, यदि कोई RTI लाए, RTI में यदि एक बंदा कई जने के RTI लाए तो उसका फंड भी नहीं दे सकता। मान लिया पे तहसील लेवल की RTI लाए और तहसील के लेवल के कर्मचारियों का। मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपसे, मेरा अनुरोध है कि आपकी जो समस्या है आप इसके बारे में पूरी जो अपडेट है आप इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद या जो हमारी फोन लाइन है उसके जरिए आप एक बार ये पूरा अपडेट आप नोट करा दें, और वहाँ हमारी टीम आप तक पहुँचेगी। और इसके दौरान जो आप लोग को जो दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही हैं, वो आप उनके सामने रखें, बाकायदा प्रूफ के साथ रखें, ताकि उस चीज़ को हम नोट करें, उस चीज़ के ऊपर गंभीरता से विचार कर फिर सवाल पूछें। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो आपकी समस्या है, थोड़ी सी मुझे लगता है कि टेक्निकल ये इशू है, इस टेक्निकल इशू को लेकर बारीकियाँ आप उन्हें समझाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन ये आपसे मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी टीम का सदस्य आप तक पहुंचेगा और आप अपनी पूरी जानकारी उनको दें, क्योंकि 2, 4, 5 मिनट में इसका सोल्यूशन होना आसान नहीं है। पूरी चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद जो चीज़ें, जो परेशानी आपको आ रही है उसके ऊपर बात की जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप बातचीत के लिए। अब मैं छोटा सा कमेंट बाल मुकुंद जी आपसे चाहूँगा। ये आपने खरग साहब को सुना, उनका ये कहना था कि जीरो टॉलरेंस को लेकर तमाम तरह की बातें उन्होंने गिनाई और लगातार सरकार गिना भी रही है, और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को आरोपित ठहरा देती है भारतीय जनता पार्टी की पहले किस तरह से नौकरियां दी जाती थी। अब एक दर्शक का भी कॉल आया था, अधिकारी को लेकर उन्होंने जिक्र किया, लोकायुक्त ने इस पूरे मामले में उनको दोषी भी ठहरा दिया था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस काल में कार्रवाई हुई नहीं। आपने सुना लज्जराम जी जो बात कर रहे थे। और इसके अलावा एक और बात सामने आई
कि 1952 से लेकर अब तक भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती गई हैं, उनको खत्म करने की कोशिश नहीं की गई। ये चीजें सच में चिंतनीय हैं, इन पर विचार होना चाहिए, सरकार किसी पार्टी की क्यों ना हो। ये इसमें दो चीजें हैं शमशेर जी। जी, हम जो लोग शासन के लोग होते हैं, आज शमशेर जी और मैं बैठे हैं, राजनीतिक लोग शासन के जिसकी जवाबदेही जनता के प्रति सीधी है। हम लोग कानून बनाने का काम करते हैं, व्यवस्था को सुधारने के लिए कानून बनाने का काम, जनता की भलाई के लिए जो भी मुद्दे आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये मैं इसलिए भी विस्तृत रूप से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार की जहाँ बात आती है, व्यक्तिगत रूप से भी मैं इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। भ्रष्टाचार ही वो एक बीमारी है इस हिंदुस्तान की, जिस दिन ये भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में तो आ ही जाएंगे, विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है, साधन भी है, संसाधन भी है, और हमारे देश की जनसंख्या भी हमारे लिए वरदान है एक तरह से इतना बड़ा, क्योंकि पूरे विश्व की कंपनियां, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है जी। इस पे गहराई से सोचने वाली एक ये बात है। जैसे 1952 से कई बार लोग बात कह रहे थे, इस पर मैं 1 मिनट में आपको ब्रीफ करूंगा कि हमें बहुत गरीबी मिली थी जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ जी। तो ऐसे ही किसी को आरोपित करना, तो ये वो आरोपित करने वाला होता है जैसे आप अपने बुजुर्गों को कर दे कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। शमशेर जी, आप भी कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल से पढ़े होंगे, मैं खुद गाँव से आया हूँ, 6ठी क्लास मैंने गांव में सरकारी स्कूल से पास की है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, पहले हमारी तीसरी पीढ़ी में साइकिल भी आ जाता था तो गांव के लोग देखने आते थे, फिर ऐसे मोटरसाइकिल का वृतांत हुआ, फिर गाड़ियों का हुआ। एक एक गाड़ी होती थी गांव में, शादी में सब उसको मांग मांग के ले जाते थे या किराए पे ले जाते थे। आज घर घर में गाड़ी है, खुशहाली है देश में। ये इतना हुआ सारा का सारा कांग्रेस के टाइम में हुआ। कोई मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं अपनी अंतरात्मा से भी ये बात कह रहा हूँ कि आज से 20-25 साल पहले हम देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, एंटीना घुमाते थे ऐसे। इन 1991 में जैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट खोली, नरसिम्हा राव जी सरकार थी, राजीव जी जब वो लेके आए कंप्यूटर क्रांति आई, उससे भी पहले अगर इंदिरा जी के टाइम में जाए, हमने हरित क्रांति ले आई। हमारे पास एक टाइम का व्रत रखने का आह्वान किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अमेरिका हमें खैरात में अनाज देता था इसीलिए कि कोई हमारी बात मान ले, मतलब फ्री में देता था। अब हम अनाज निर्यात कर रहे हैं, तो बड़ा लंबा सफर है। कई बार दिल दुखता है, ऐसी बात कह देते हैं ना कांग्रेस। मैं ये मानता हूँ भ्रष्टाचार की भी मैंने जैसे खुद आपसे जिक्र किया, ये बहुत अच्छा कदम अभी भी मैं कह रहा हूँ। ये जो IAS IPS लोग हैं, जुडिशरी में भी बहुत से लोग हैं, ये करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने खजाने भर रखे हैं, और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं भूखे मरते हैं, उनको पीने के लिए दूध नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। अगर सबके पास अपनी तनख्वाह से लोग काम चलाएं, कम पैसे से काम चलाएं, घर महंगे नहीं होंगे, सामान महंगा नहीं होगा, लोगों की पहुंच में रहेगा, तो ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इस देश की सेवा की है, पूरे दूसरे विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि लोग ऐसे बुराई कर देते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने ही सब कुछ किया सर। आज इस देश में इसरो है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हम चांद पे पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस के टाइम में चांद पे पहुंचे ना। परमाणु बम बनाया कांग्रेस के टाइम में बनाना, क्या नहीं है इस देश में आज। पूरे विश्व से अगर तुलना कर लीजिए, पूरा विश्व हमारे पीछे देखता है कि भारत में जाएं। आज भी यूक्रेन का रसिया का युद्ध हो रहा है, लोग हमारी तरफ देखते हैं। कोई 7 साल के टाइम से नहीं देख रहा, वो सारा गुट निरपेक्ष हमारी पॉलिसी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष दिया था, हमने धर्मनिरपेक्ष का नारा दिया था। ठीक है बालमुकुंद जी, आपने कई बातें कही। आपने ये कहा है कि सीधे तौर पर ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा देना ठीक नहीं है। पिछले 60-70 सालों का इतिहास देखें तो आपका कहना है कि बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ और उससे धीरे धीरे हम प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। 95% जी, 95% हमने किया, आगे ये भी बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता इन्होंने कुछ नहीं किया, ये पॉजिटिव बात है। और ऐसी जो चर्चा आज हम देख रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए जो हम कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहां बिना वजह किसी बात पर बहस नहीं हो रही है, चर्चा महत्वपूर्ण हो रही है। और ये भ्रष्टाचार की रोकथाम को लेकर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सच में दीमक है, इस दीमक को खत्म करना पड़ेगा, इसकी दवाई ढूंढनी पड़ेगी। और जब तक ये दवाई नहीं मिलेगी तब तक बेहतर देश का निर्माण नहीं कर सकते। खरग साहब बात तो ठीक करे बालमुकुंद जी कि भाई हर बार कांग्रेस पार्टी को आरोपित ठहरा देना, बहुत से ऐसे उदाहरण इन्होंने दिए हैं, उन उदाहरणों से बीजेपी भी इनकार नहीं कर सकती। और इस बात की चर्चा जब संसद के पटल पर या विधानसभा के पटल पर होती है तो फिर स्वीकारोक्ति भी होती है। और ये बालमुकुंद जी भी कह रहे हैं कि हाँ,
भ्रष्टाचार है, इसको रोकने के लिए कदम बेहतर कोई उठाए, चाहे कांग्रेस ने उठाए हो चाहे बीजेपी ने आज जो कदम उठाया, इसका हम स्वागत करते हैं। तो ये एक स्वस्थ चर्चा है, इस पर कम से कम अनुमोदन होना चाहिए, मुझे लगता है दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं का। शमशेर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बालमुकुंद जी आज काफी पॉजिटिव हैं और कभी कभी होना भी चाहिए, क्योंकि हम एक पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपके चैनल पर बैठे हैं। और ये भी अच्छा लगा मुझे, इन्होंने कहा भाई माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद काफी कानून तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए और उनको पूरी तरह से लागू धरातल पे वो आए, इसका एक पूरा प्रयास माननीय मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। रही बात, ये कभी बीजेपी का कोई प्रवक्ता ये कभी नहीं कहता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और ऐसी बात नहीं, कांग्रेस में अच्छे इंसान भी, अच्छे नेता भी रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी हमें मौका मिले, जब भी जनता द्वारा जिस भी पार्टी को मौका मिलता है तो उसको अच्छा करना चाहिए। यदि वो बुरा करेगी तो उसके साथ वो जुड़ जाएगा, यदि वो भ्रष्टाचार करेगी तो उसके साथ जुड़ जाएगा। और ये काफी सालों से, जब 70 साल तक राज किया है तो जनता ने बार बार मौका दिया कांग्रेस को, तो उनकी नीति और नीति ठीक रही होगी तो इसलिए उनको मौका मिला होगा। लेकिन जब उनकी नीयत और नीति सही नहीं रही होगी तो उनको उखाड़ फेंका होगा जनता ने। ये जनता का राज है, जनता, लोकतंत्र में जनता राजा होती है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं बालमुकुंद जी को, ये बड़ी अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद जो जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के जो प्रमुख कदम उठाए हैं उनका अनुमोदन किया आपने, ये एक अच्छी पहल है और कांग्रेस साथी को मैं इसके लिए बधाई देता हूं और एक विश्वास भी दिलाता हूं कि जब तक के माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के सीएम हैं, जीरो टॉलरेंस रहेगा और किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, उसका चाहे लेवल कोई भी हो। और यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के बारे में कोई भी शिकायत करता है तो उसकी पूर्ण रूप से जांच होती है और उसको एक नीचे सतर तक जाके ये देखा जाता है कि इसका कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार इसने किया है तो इसको दंडित किया जाएगा। ये कोई भी अधिकारी कर्मचारी मानता है कि जो मनोहर लाल जी की सरकार में यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसका बचाव नहीं करेगा। एक और बात इसमें कहीं ना सवाल बनकर उभर रहा है, आपने कई बातें कही हैं कि कई बार जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका सीधा जो वास्ता होता है वो मंत्रियों से होता है, सरकार से होता है, और जो सचिव सेक्रेटरी लेवल के लोग बैठे हुए हैं सीधा उनसे होता है। और बहुत बार ये भी होता है कि दोनों की विचार जो ऊपर वाले चाहते हैं नीचे वाले से नहीं मिलती है, नीचे वाला चाहता है उसकी ऊपर वाले से नहीं मिलती है। और ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो बेहतर प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे आईएएस है आईपीएस है, वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि किसी व्यक्ति ने अगर गलत तरीके से, किसी व्यक्ति ने ऊपर बैठे किसी व्यक्ति ने, अब देखिए सफेद पोश लोगों पर तो पहले भी आरोप लगते रहे और ये माना जाता रहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अगर किसी सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति की या किसी मंत्री की किसी अधिकारी ने नहीं सुनी तो उसके खुन्नस में तो निकाली जा सकती है ना। अगर सीधे तौर पर इसको मैं समझूं कि डायरेक्ट उसको फंसाया जा सकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसको लेकर भी सीएम को बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी, मुख्य सचिव को नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप गठबंधन में हैं। गठबंधन की सरकारें जो होती हैं उनमें कई तरह की बातें होती हैं, सब इस बात को समझते हैं। शमशेर जी, मैं आपको और इससे आगे एक और अच्छी बात बताना चाहता हूं। इस प्रकार से पिछले कुछ दिन पहले चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी ने जो एक प्रस्ताव पास किया, एक ऑर्डर पास किया कि किसी भी अधिकारी को रिश्वत के मामले में, वो किसी भी लेवल का अधिकारी है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस भ्रष्टाचार से संबंधित चीफ सेक्रेटरी जी से कहा तो उन्होंने तुरंत इस चीज को, इस आदेश को जारी किया और ये बहुत अच्छा कदम है। और जिसे हर अधिकारी के दिमाग में ये रहती थी पहले कि मेरे को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन मैंने नेताओं का जिक्र किया, मुझे लगता है आप वो सवाल भी समझे होंगे, शमशेर खरक साहब आप वो सवाल भी समझे होंगे। मैंने नेताओं का जिक्र किया और नेताओं को लेकर ईमानदारी उनकी, उसके ऊपर सवाल उठते रहे हैं। मैं उस बात की बात कर रहा हूं कि हो सकता है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी जो बेहद ईमानदार है और अपने कर्म पर, अपने फर्ज पर अड़ा है, और ऐसी परिस्थिति में कई बार यह भी हो सकता है कि एक साठगांठ के तहत उसको फंसाया जा सकता है इस तरीके से। इस पर मैं जानना चाह रहा था, इसके ऊपर क्या मॉनिटरिंग है?
शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बारीकी से, कर्मचारी भी हमारे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, बालमुकुंद जी, आप ही के बता रहा हूं जी, उनको भी इतना ही मौका मिलता है अपनी बात रखने का, और नेताओं को भी। मैं एक आपको बड़ी बिल्कुल एक दावे के साथ एक मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि किसी भी अधिकारी और कोई भी नेता यदि भ्रष्टाचार के मामले में कहीं भी सम्मिलित पाया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बख्शेंगे नहीं। छोटा सा कमेंट बालमुकुंद जी, ठीक है, बालमुकुंद जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं जी कि ऐसा नहीं होगा। मैं इससे क्योंकि काफी जुड़ा रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट रहता है इन चीजों में जी। ये जब किसी अधिकारी को हमें पकड़वाना पड़ता है, चाहे वो अब IAS भी इसके जद में आ गया, IPS भी आ गया, या छोटा कर्मचारी, उसमें 3 चीजें बहुत मोस्ट हैं। एक तो मोटो, एक डिमांड और एक रिकवरी। मोटो ये होता है कि जैसे कोई मेरी फाइल गई किसी अधिकारी के पास, वो रोकने का पावर उसके पास 2 दिन की थी, उसने 10 दिन तक केस नहीं निकाला, ये तो हो गया मोटो, यानी कि उसका मकसद। फिर उसने डिमांड की, डिमांड के लिए आजकल नए नए युग में ये आगे हैं, उसमें तकरीबन रिकॉर्डिंग की मांग होती है, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, डायरेक्ट बात करेगा कि पैसे मांग रहा है वो, ये डिमांड होगी। और डिमांड के बाद भी फिर रिकवरी, वो जैसे रेड हैंडेड कहते हैं ना, हम उसको जब पैसे देंगे तब वो पकड़ा जाएगा जी। ये एक चैन है, इस चैन में से एक भी चैन टूट गई तो वो निर्दोष मानते हैं उसको। तो वो यही है, ये मौका अधिकारियों को भी दिया जाता है, ईमानदार नहीं फंसेगा इसमें, आप लिख लेना, एक भी केस नहीं हो सकता। पहले तो मेरी फाइल जाएगी उस अधिकारी के पास, अगर वो अधिकारी टाइम पे 2 दिन की है तो 2 दिन में निकाल देगा, उसको कोई फंसा ही नहीं सकता। वो उस पर कुंडली मार के बैठता है, और फिर वो रिकॉर्डिंग होती है, डिमांड होती है कि मेरे को 10 लाख दे, 5 लाख दे, 2 लाख दे जी। ठीक उसके बाद भी, एक मिनट सुनो, उसके बाद भी रिकवरी होगी, उसके हाथ में पैसे, उसकी जेब में पैसे पकड़े जाएंगे। ये 3 चीज होनी है, इसमें तो कोई अधिकारी बच ही नहीं सकता। ये तो फिर अगर हमने इस पे बात कर ली ना, ये फिर चोर दरवाजा निकाल लेंगे अधिकारी। ये बिल्कुल सही केस है, इसमें कोई गलत फंस नहीं सकता। ठीक है, इसके और कोई रास्ते निकाले जा सकते हैं जिसको लेकर आपने जिक्र किया बालमुकुंद जी? ये हालांकि इस बात का जवाब मुझे खरक साहब से चाहिए था, लेकिन वो आपने दिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने इस चर्चा में जुड़कर एक ऐसे मसले पर बातचीत की जो भ्रष्टाचार निरोधक सिस्टम को बहुत बेहतर करने की तरफ कदम उठाने का एक सरकार का प्रयास है, जिसमें मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया जिसमें IAS IPS लेवल के जो अधिकारी हैं वो अगर रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं, वो अगर ट्रैप के तहत फंस जाते हैं तो उनको सीधे विजिलेंस की तरफ से जो गिरफ्तारी का है वो पूरा अधिकार मिल गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि ऐसी चीजों को धरातल पर उतारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, क्योंकि IAS IPS लेवल के अधिकारी को अगर इस तरीके से सीधा गिरफ्तार किया जाता है और ऐसा कोई मामला सामने आता है तो फिर वो कई सवालों को भी जन्म देगा। अब देखना होगा इस कार्यक्रम के तहत, इस आदेश के तहत प्रदेश में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए IAS IPS पर जो नकेल कसने का काम किया गया है वो कितना बेहतर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार एक बात कहते हैं, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।